वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 31 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। यतीन दादास श्री ठाकुर जी से बोले कि बाहर में विभिन्न जगहों में हम लोग जो काम कर रहे हैं, क्या वहाँ भी नाना तरह के कर्म प्रतिष्ठानों को खड़ा करने की जरूरत है? श्री ठाकुर जी बोले, यहाँ जो भी उठ खड़े हुए हैं आवश्यकता के अनुसार ही उठ खड़े हुए हैं, बाहर भी उसी प्रकार होगा। अभी खासकर लोक संग्रह की ओर अधिक नज़र रखें। उन लोगों में जिससे पारस्परिकता बढ़े, इस ओर लक्ष्य रखना है। मेरी तो यह इच्छा है कि हर ऋत्विक के साथ अधर्यु याजक के अलावा वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक, कृषि विशेषज्ञ, कुटीर शिल्प के विशेषज्ञ आदि व्यक्ति रहें। वे आवश्यकता अनुसार यहाँ भी जो करने को है वह करेंगे। यजमानों में विभिन्न प्रतिभा और योग्यता संपन्न व्यक्ति जो हैं, उन लोगों को भी अच्छी तरह शिक्षित कराना होगा। लाभजनक तरीके से उन लोगों को कार्य में लगाना होगा। इस प्रकार ही विभिन्न स्थानों में प्रयोजनानुसार कर्म प्रतिष्ठान उठ खड़े होंगे। ऋत्विकों को भी सभी विषयों की अभिज्ञता रहनी चाहिए। मनुष्य के बचने और बढ़ने में जो कुछ लगता है, उसमें ऐसी कोई भी चीज न जुटे जिससे वे अनजान रहें। वे व्यवहारिक ज्ञान के एक सजीव भंडार हों। वार्तालाप काम काज में सर्वत्र एक उत्कर्ष की हवा बहा दें। उनका लक्ष्य होगा एक व्यक्ति भी मानो अनभिज्ञ न रहे, दरिद्र न रहे, अस्वस्थ न रहे, अपारग न रहे, रिपुओं के वश में न रहे। एक ऋत्विक जैसा सभी ऋत्विक बन जाएं तो आनंद फानन में भारत पुनः देवताओं का देश हो उठेगा। सारा विश्ववासी भारत को देवभूमि कहकर अपना सर नवाएंगे। सिर्फ भारत में ही आप लोगों का काम नहीं है, बल्कि सारे विश्व में आप लोगों को छा जाना है। इसलिए तो मैं केवल मनुष्य जुटाने की बात करता हूँ। आप लोग मनुष्य जुटा नहीं सकते। मैंने 300 लोगों को जुटाने कहा है। इस प्रकार मनुष्य को जुटाएं, देखें न कि क्या कांड हो जाता है। जितना भी काम करें, खासकर यह लक्ष्य रखेंगे कि सर्वत्र शादी विवाह मानो ठीक तरीके से हो, किसी प्रकार भी प्रतिलोम विवाह न हो सके। उससे बढ़कर सर्वनाशक बात और दूसरी नहीं हो सकती है। उससे संतान निश्चित रूप से विश्वासघातक होंगी ही। सवर्ण अनुलोम विवाह के मामले में मैंने जैसा जैसा कहा है, शास्त्र में जैसा है उसी प्रकार विधि अनुसार होना चाहिए। पहले जमाने में कितने अच्छे अच्छे घटक थे। वे हर के वंश के विषय में बहुत खोज खबर रखते थे। वे संबंध स्थापित करने के पहले यह कह देते थे कि उनकी कितनी संतानें होंगी और उनमें कितने लड़के और लड़कियां होंगी और वे सभी कैसे होंगे। ये सारी बातें केवल कपोल कल्पित कहानी जैसी प्रतीत होगी। ऐसे घटक यदि कहीं मिल जाएं तो उन्हें खोज ढूंढ कर बाहर निकालने की जरूरत है। यदि विवाह बढ़िया नहीं होता है तो अच्छी संतान नहीं होगी। यदि देश में अच्छी संतान जन्म नहीं लें तो यहाँ कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मनोरंजन दाबंदोपाध्याय बोले कि साधारणतः यह देखा जाता है कि जहाँ माँ बाप इष्ट प्राण हैं, वहाँ बाल बच्चे भी अच्छे ही होते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, ऐसा तो होने की ही बात है। यदि दोनों इष्ट प्राण हों तो दोनों के बीच बहुत कुछ संगति रहती है। पुरुष की इष्ट प्राणता से उसकी अंतर्निहित शक्ति बहुत हद तक मुखर हो उठती है और इष्ट प्राणता के फलस्वरूप स्त्री की स्वामी भक्ति भी बढ़ जाती है। उस सक्रिय भक्ति के फलस्वरूप स्वामी को बहुत अंशों में संतान में मूर्त कर दे सकती है। वैसी संतान में पितृभक्ति, मातृभक्ति और गुरु भक्ति होने की अधिक संभावना रहती है। वे सहज में ही संयमी होते हैं। पिता के निकट यदि प्रवृत्त मुख्य होने की बजाय माता पिता एवं इष्ट मुख्य हों एवं माँ के निकट प्रवृत्त मुख्य होने की बजाय स्वामी, ससुर, सास एवं इष्ट मुख्य हों तो उनसे जो संतान आएंगी उनका ढंग वैसा ही होगा। यही है बड़ा एवं भला होने का मूल बीज। उनका शरीर भी पटु होगा, बुद्धि भी प्रखर होगी। वे होंगे समाज की संपदा। ऐसे मनुष्य जितने अधिक जन्म लेंगे, समाज का उतना ही अधिक मंगल होगा। हमारे यहाँ जो 10 विधि संस्कार है, उन्हें भी अच्छी तरह से चालू करना चाहिए। योगेंद्र हालदार बोले कि उपनयन संस्कार के कितने अच्छे परिणाम होते हैं, यह उपनयन ग्रहण करने के पहले मैंने नहीं समझा था। 36 दिनों का प्रजापत्य व्रत करने के बाद जब उपनयन लिया तो मैंने समझा उसका मूल्य कितना है।
श्री ठाकुर जी बोले, हर संस्कार के विषय में यही बात लागू है। ठीक तरीके से करने के बाद ही समझा जा सकता है कि किसका प्रभाव कितना है। वैसे आचार आचरणों के जरिए बढ़ना चाहिए, अन्यथा बहुत सी चीज़ों में जंग लगा रह जाता है। पूर्वजों के साथ हमारा जो एक योग सूत्र है, उन बातों को गंभीर भाव से समझने के लिए उनके द्वारा प्रचलित धाराओं को बनाए रखना है। पुनः हमारे शास्त्रीय विधानों का एक वैज्ञानिक तात्पर्य है, जिसकी सारी बातें सबके सामने रखनी है। इन सब के विषय में आलाप आलोचना याजन तो प्राय खत्म हो चुका है। मनुष्य के निकट बार बार कहे बगैर, उनके सामने करके दिखाए बगैर मनुष्य नहीं समझ सकता है। इसलिए आप लोगों को एक ही साथ आचारवान और याजनशील होना चाहिए। यदि सिर्फ मुख से बोलें और स्वयं उसे न करें तो आपकी बातों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थैनी सदाचार पारिपार्श्विक की सेवा वर्णाश्रम शिक्षा कृषि शिल्प इष्टानुग दाम्पत्य जीवन 10 विधि संस्कार इत्यादि जिन चीज़ों को आप लोग प्रचलित करना चाहते हैं, उन चीज़ों का आप स्वयं ही सामर्थ्य अनुसार अनुशीलन करें। अनुशीलन के साथ साथ यदि बोलें तो आपकी वह बात कारगर होगी। कहने का सार यह है कि यह धंधा आप लोगों को धर दबाए रखे। बनावटी ढंग से करने का काम नहीं होगा। समय कम है, बहुत दिनों की भूलें जमी हैं, क्षेत्र विराट है, कर्मियों की संख्या नगण्य है। इसलिए आप लोगों में प्रत्येक को अभी इस प्रकार मेहनत करनी है जिससे एक एक व्यक्ति 1000 व्यक्तियों का काम कर सकें। हर व्यक्ति ही उत्साह उद्दीपना का ऐसा प्रचंड चक्रवात बन जाए जिससे आपके सीमाने में आकर बहुत बड़ा निथर व्यक्ति भी छुटकारा न पा सके। आपके निकट आने पर ही मनुष्य मानो सत संकल्प में पागल हो उठे। इस प्रकार से गुणित होकर चलें एवं चून बीछकर अच्छे अच्छे लोगों को कर्मी के रूप में जुटाएं। तत्पश्चात श्री ठाकुर तंबाकू पीने लगे। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 26 से 28 तक। जय गुरु।